हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बूटस्ट्रैप में एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैंने एक एजुकेशनल वेबसाइट बनाई है बूटस्ट्रैप में, जिसको कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यानी यहाँ पे सबसे पहले टॉप में मैंने सोशल आइकन्स हैं और उस पर मैंने टूल टिप इफेक्ट लगाया है बूटस्ट्रैप के थ्रू। राइट साइड पे हमने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये लोगो है, और राइट साइड पे ये मीन्स रिस्पॉन्सिव मेन्यू है। अगर मैं इसका साइज छोटा करूंगा तो आप देखेंगे ये कोलैप्सिबल रिस्पॉन्सिव मेन्यू बन जाएगा। तो ये है हमारी इमेज। इसकी जगह हम इस पे यूज करेंगे इमेज स्लाइडर, जिससे कि आपको ये भी पता लग जाएगा कि कैसे आप वेबसाइट में मीन्स बूटस्ट्रैप पे इमेज स्लाइडर को वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है, मीन्स ये डेमो के लिए कुछ मैंने कंटेंट लिखा है वेबसाइट का, और राइट साइड पे मैंने इमेज यूज़ की है क्योंकि ये मैंने एजुकेशनल वेबसाइट बनाई है। और उसके बाद कोर्सेज, मेरे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन और टीम, और उसके बाद फुटर सेक्शन। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में इसको बिगनिंग से बनाऊंगा। मीन सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप की फाइल्स को डाउनलोड करेंगे नेट से, उसके बाद हम जो जो फाइल्स हमें चाहिए होती हैं वो इंटीग्रेट करेंगे। मीन्स मैं इसको बूटस्ट्रैप को स्टार्टिंग से कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन अराइज होगा तो आप मेरे कोर्सेज में जाके मेरी वेबसाइट में मैंने एक बूटस्ट्रैप की सीरीज बनाई है, जिसमें मैंने हर एक चीज को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। जैसे ग्रिड सिस्टम है, नेविगेशंस है, उसके बाद ब्रेड कम्स है, अलर्ट्स है। मींस मैंने हर एक चीज को इसमें ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक ही वीडियो में सारा कवर कर दूं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना टेम्पलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बूटस्ट्रैप के साथ वर्क करने के लिए हम बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे गेट bootstrap.com पे। ये बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से हम जो जो फाइल्स हमें चाहिए उसको हम डाउनलोड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड बूटस्ट्रैप। तो यहाँ से हम फर्स्ट वाले को डाउनलोड करेंगे, कंपाइल्ड एंड मिनिफाइड CSS जावास्क्रिप्ट एंड फोन्ट्स। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। देख सकते हैं ये बूटस्ट्रैप हमारा डाउनलोड हो चुका है। और फ्रेंड्स, बूटस्ट्रैप के मींस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको इसको मींस बता देता हूँ कि रिस्पॉन्सिव लेआउट कैसे वो करती है। सपोज मैं इसका साइज जो है श्रिंक करता हूँ, मींस एक मोबाइल साइज बना लेता हूँ। तो आप देखेंगे सोशल आइकन्स और ये हमने इसको सेंटर में ले लिया। मींस मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपरली आप ग्रिड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके आप एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकें। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स आपको पता होगा होती क्या है कि ये डिस्प्ले डिवाइस के हिसाब से अपनी लेआउट को एडजस्ट कर लेती हैं। जैसे मैंने स्क्रॉल किया तो आप देखें सबसे पहले तो मेन्यू आया, रिस्पॉन्सिव बन गया। उसके बाद जो स्लाइडर मीन्स जो इमेज है वो रिस्पॉन्सिव हो गई। और उसके बाद यहाँ पे जब आप इसको बड़ा करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 कॉलम्स थे। जैसे मैंने इसको छोटा किया, मीन्स मोबाइल में इसको मैं देखूंगा तो ये सिंगल कॉलम में आ जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं, और यहाँ पे हमने इसको 2 कॉलम्स में कर दिया। मीन्स हमने ग्रिड को प्रॉपरली कंट्रोल किया। ये आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पे 2 कॉलम शो करना चाहते हैं, 4 कॉलम शो करना चाहते हैं, या सिंगल कॉलम शो करना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ बूटस्ट्रैप नाम का, और इसके अंदर हम वो फाइल्स रखेंगे जो हमने डाउनलोड की थी बूटस्ट्रैप की। तो ये फाइल्स मैंने डाउनलोड की थी, मैं इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सब जो जो फाइल्स हमें चाहिए हम उनको अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करेंगे, जिससे कि हमारी रिस्पॉन्सिव लेआउट सही तरह से वर्क करेगी। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहीं पे, और मैं इस जिप फाइल को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमें इसकी फाइल जो चाहिए थी वो मिल गई हैं। तो आप देखेंगे इसमें 3 फोल्डर हैं, CSS, फोन्ट्स और JS। मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को कट करके मैं रूट पे ले आता हूँ बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर। और मैं अब ये फोल्डर एम्प्टी हो गया होगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना है, और जो जो फाइल्स हमें चाहिए उसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज करता हूँ। तो अगर आप कोई और यूज करना चाहते हैं, सबलाइम टेक्स्ट या ड्रीम वीवर, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल HTML5 डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं डॉक टाइप HTML लैंग इंग्लिश US। और ये मीन्स ये बेसिक एक लेआउट जो हर HTML की फाइल की होती है, तो ये हमने बना ली। तो मैं इसको सबसे पहले इसको सेव कर देता हूँ। मैं सेव करता हूँ इसको डेस्कटॉप पे जाके बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर, और इसको नाम मैं देता हूँ index.html। तो ये हमारा सिंपल एक डॉक्यूमेंट बन गया।
अब हम इनमें फाइल्स इंक्लूड करेंगे जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको एक टाइटल दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल्स बाय वेबसॉफ्ट tutorials.com। अब मैं इसको सबसे पहले ब्राउजर में खोल लेता हूँ। बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल्स बाय वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स, ये हमारा टाइटल हो गया। अब हम फाइल्स को इंक्लूड करेंगे जो जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें एक चाहिए इसकी CSS फाइल, जो कि हम ये वाली इंक्लूड करेंगे, और एक हमें चाहिए JS फाइल, और एक हमें चाहिए jQuery फाइल। तो सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे बूटस्ट्रैप की ये CSS फाइल। तो इसको इंक्लूड करने के लिए हम सिंपल हेड टैग के अंदर मींस हेड टैग के अंदर हम लिखेंगे लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट हाइपरलिंक रेफरेंस। हाइपरलिंक रेफरेंस में आएगा इस फाइल की लोकेशन, मींस ये फाइल कहाँ पे है। तो मैं लिखता हूँ CSS, क्योंकि ये CSS फोल्डर के अंदर है और इसका नाम है बूटस्ट्रैप। मींस ये आप पे डिपेंड करता है बूटस्ट्रैप यूज करना चाहते हैं फाइल, या इसका मिनिफाइड वर्जन डॉट मिनिमम डॉट min जो नाम है इसका। अब मैं आपको बताता हूँ हम ये वाली फाइल क्यों इंक्लूड कर रहे हैं बूटस्ट्रैप डॉट CSS। मैं इस फाइल को खोलता हूँ तो आप देखेंगे इसको आप आसानी से रीड कर सकते हैं। मींस अगर आप इसकी स्टडी कर रहे हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको आसानी से इसको रीड कर सकते हैं। जो मतलब अनकम्प्रेस्ड वर्जन होता है, जिसको आप दूसरा होता है मिनिफाइड वर्जन। मिनिफाइड वर्जन में होता है एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव की गई होती हैं। ये मींस आप देख सकते हैं इसमें कोड को रीड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप डॉट CSS जो मिनिफाइड वर्जन नहीं है, उसमें आप कोड को रीड कर सकते हैं। तो हमने CSS फाइल इंक्लूड कर ली। अब हमें चाहिए इसके बाद JS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल। तो वो है JS फोल्डर के अंदर, और ये है bootstrap डॉट JS। मीन्स आप मिनिफाइड वर्जन भी यूज कर सकते हैं। तो मैं जस्ट बिफोर क्लोजिंग टैग्स मीन्स क्लोजिंग बॉडी टैग के क्लोज होने से पहले ही इन फाइल को इंक्लूड करूंगा। स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और उसका बाद उसका सोर्स होगा ये है JS फोल्डर के अंदर, और इसका नाम है bootstrap.js। JS जो है उसकी एक्सटेंशन है। तो मैं लिखता हूँ bootstrap.js। तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल भी इंक्लूड हो गई। अब हमें सिर्फ एक और फाइल इंक्लूड करनी है, वो है jQuery। वो इसलिए जरूरी है, अगर आप jQuery फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपके कई प्लगइन्स हो सकता है काम ना करें, जैसे कि टूल टिप है या अकोर्डियन है। तो इसलिए जरूरी है कि आप jQuery फाइल को जरूर इंक्लूड करें, और jQuery फाइल हम इंक्लूड करेंगे ये bootstrap.js फाइल से पहले। तो उसके लिए मैं जाता हूँ jQuery.com पे, और यहाँ से मैं इस फाइल को डाउनलोड कर लूँगा। तो डाउनलोड jQuery, और यहाँ पे मैं अनकम्प्रेस्ड वर्जन डाउनलोड करता हूँ। मैं कंप्रेस्ड वर्जन डाउनलोड मीन्स आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये फाइल डाउनलोड हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल को इसकी लोकेशन से कट करके जो हमारा JS फोल्डर है बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर मैं इसको प्लेस कर दूंगा। अब मैं इसको इंक्लूड करूँगा डॉक्यूमेंट में। तो मैं इसके नेम को सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको यूज़ करूँगा, इंक्लूड करूँगा, और मैं इसको इंक्लूड करूँगा bootstrap.js फाइल से पहले। तो मैं स्क्रिप्ट और सोर्स इक्वल टू ये JS फोल्डर के अंदर है, और इसका नाम है jQuery। मीन्स अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो आप रीनेम भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इससे मेरे को पता लग जाएगा मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ से भी इसका वर्जन चेक कर सकते हैं, अगर आप इसको खोलेंगे इसका वर्जन आपको दिख जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं, ताकि लिखते टाइम कोई भी मतलब हमारे से स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। तो मैं इसमें यहाँ पे jQuery डॉट JS। अब हमने वो सभी फाइल्स इंक्लूड कर ली जो कि हमें एक बूटस्ट्रैप डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए यूज़ करनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने फाइल्स को इंक्लूड कर लिया है जो हमें चाहिए। और फ्रेंड्स हमें एक एक और चीज़ हमें करनी है, इसमें हमें कुछ मेटा टैग्स इंक्लूड करने हैं जिससे कि हमारे रिस्पॉन्सिव लेआउट्स ठीक से काम करें। तो इस मेटा चार सेट के बाद हम एक और मेटा टैग लिखेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ मेटा HTTP हाइफन EQUIV इक्वल टू X हाइफन UA हाइफन कंपैटिबल, और उसके बाद कंटेंट इक्वल टू
यहाँ पे मैं लिखता हूँ IE-Edge और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो हमने मेटा टैग्स लिखे हैं, ये हमने लिखे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में, जिससे कि हमारी वेबसाइट जो है एज मोड में चले। एज मोड जो होता है उसका रीसेंट मोड होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसमें मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है क्रिएट बेसिक टेम्पलेट। इसमें मैंने इस चीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, मीन्स ये एज मोड क्या होता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद हम एक और मेटा टैग लिखेंगे, मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट। उसके बाद कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस हाइफन विड्थ। और इसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये दो मेटा टैग्स हमें इंक्लूड करने जरूरी हैं ताकि हमारी वेब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स ठीक से वो करें। और अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप मेरा यही वीडियो देख सकते हैं, क्रिएट बेसिक बूटस्ट्रैप टेम्पलेट, जिसमें मैंने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोड लिखने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एक CSS फाइल बना लेता हूँ। मैं पहले फाइल बनाता हूँ, फिर मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा मैंने क्यों बनाया। तो मैं इसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ, मैं लिखता हूँ mystyle.css। तो ये मैंने फाइल बना ली और मैं इसको इंक्लूड करूँगा, और इसको मैं इंक्लूड करूँगा इस बूटस्ट्रैप CSS फाइल के बाद। तो अभी मैं इसको आपको बताता हूँ मैंने इस फाइल को क्यों बनाया है। तो CSS mystyle.css, क्योंकि ये CSS फोल्डर के अंदर है और इसका जो नाम है ये है mystyle.css। तो ये फाइल को हमने इंक्लूड कर लिया। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने का रीज़न ये है कि सपोज अगर आप देखेंगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लासेस बनी हुई हैं। मीन्स अगर सपोज आप किसी भी कोड को ओवरराइट करना चाहते हैं तो हम इसको डायरेक्टली इस फाइल में नहीं ओवरराइट करेंगे, हम अपनी फाइल में इसको चेंज करेंगे, जिससे क्या होगा, जो कोर फाइल्स हैं वो वैसे की वैसे ही रहेंगी। सपोज अगर आपने कुछ कोड को मीन्स ओवरराइट कर दिया इस bootstrap.css फाइल में, और इन फ्यूचर अगर आपको इसकी वही फंक्शनैलिटी वापस चाहिए होगी तो आपको कोड को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन यही होती है कि आप अपनी फाइल बनाएं, उसको इंक्लूड करें इस bootstrap.css फाइल के बाद, और जो कोड आप ओवरराइट करना चाहते हैं वो आप इसमें लिखें, जो कि हम इस ट्यूटोरियल में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, ये जो टेम्पलेट है ये हम बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक टॉप बार है, मींस इसको आप हेडर सेक्शन कह सकते हैं। और ये टॉप बार है और ये लोगो है, ये राइट साइड के नेविगेशन है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले बूटस्ट्रैप को बनाने के लिए इसका तरीका होता है, मीन्स सबसे पहले जो इसमें क्लास यूज़ की जाती है वो होती है कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंटेनर फ्लूइड क्या होती है। और मैं यहाँ पे एंड ऑफ कंटेनर। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर सपोज ये हेडर सेक्शन है, हम मल्टीपल, और यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ जैसे हेलो, और मैं इस फाइल में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, और बाकी मैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्लोज कर लेता हूँ। और मैं कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें एक इनलाइन स्टाइलिंग दे देता हूँ और इसको बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखेंगे कंटेनर से क्या हुआ, इसने एक फिक्स विड्थ रखी, मीन्स लेफ्ट और राइट साइड से मार्जिन रहा और ये सेंटर में आ गया। अगर मैं इसी की जगह कंटेनर फ्लूइड यूज़ करूँगा तो आप देखेंगे ये 100% विड्थ में चला जाएगा। मीन्स ये कोई मैटर नहीं करता डिवाइस की विड्थ कितनी भी हो। मीन्स अगर मेरा डेस्कटॉप है 10424 साइज़ का तो उसमें 100% रहेगा। अगर मेरा डेस्कटॉप का साइज़ है मीन्स 1300 से ज़्यादा, तब भी इसमें 100% ही रहेगा। तो मीन्स कंटेनर फ्लूइड जो है वो 100% विड्थ को कवर करता है। और फ्रेंड्स, आप कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम इस ट्यूटोरियल में करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये क्योंकि हम सबसे पहले हेडर सेक्शन बनाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ हेडर, जिससे कि मेरे को पता लग जाएगा कि मेरा हेडर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। अगर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि हम कंटेनर क्लासेस को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करेंगे, तो मेरे को कोड को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड ऑफ हेडर। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे एक ऑरेंज कलर की बार यूज़ की है बैकग्राउंड में। तो मैं क्या करता हूँ,
कंटेनर फ्लूइड, ये फुल विड्थ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड के साथ अपनी एक क्लास बना लेता हूँ, टॉप बार। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, माई स्टाइल डॉट सी एस एस हम यूज़ करेंगे अपनी CSS लिखने के लिए। अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा ये ऑरेंज वाला। तो इसका ऑरेंज का कलर पिक करने के लिए मेरे पास एक टूल है कलर कॉप, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसका कलर कौन सा है। तो ये कलर है, तो मैं इसकी बैकग्राउंड दे देता हूँ। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे इसकी ये बैकग्राउंड आ गई और मैं इसका बॉर्डर हटा देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कंटेनर फ्लूइड तो हो गया फुल विड्थ के लिए, लेकिन यहाँ पे जो कंटेंट है वो तो सेंटर में है। तो उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड के अंदर कंटेनर क्लास को यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेनर फ्लूइड और एंड ऑफ कंटेनर, इसको कट कर देता हूँ। और आप देखेंगे सबसे पहले हमने कंटेनर फ्लूइड क्लास यूज की, उसके अंदर कंटेनर। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देखेंगे ये सेंटर में आ गया। कंटेनर फ्लूइड ने क्या किया, इसको फुल विड्थ किया और इसके साथ हमने अपनी क्लास यूज की टॉप बार और उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, जिससे कि ये बैकग्राउंड कलर जो है ऑरेंज हो गया। उसके बाद हमने यूज की कंटेनर, कंटेनर ने इसको फिक्स विड्थ दे दी और ये सेंटर में आ गया। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, आप फिर से स्टाइलिंग देके बॉर्डर क्लास से सॉरी बॉर्डर से आप चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे ये सेंटर में आ गया। अब हम इसको थोड़ी मार्जिन और पैडिंग दे देते हैं। थोड़ा मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, 5 पिक्सल्स टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट पे 0। मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कुछ पैडिंग आ जाएगी इसको। और मैं जो है इसका जो बॉर्डर है रिमूव कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हमने कंटेनर क्लास बना ली है। अब हम इसमें रोज और कॉलम्स में काम करेंगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप में जो भी है वो रोज और कॉलम्स में होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारी फर्स्ट रो होगी, ये सेकंड रो होगी, ये थर्ड रो होगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीपल कंटेनर्स यूज़ करने पड़ेंगे। आप एक ही कंटेनर में पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन ये आपके वेबसाइट के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। अगर आप बॉक्स लेआउट चाहते हो, मीन्स एक मतलब स्पेसिफिक विड्थ की हो, और मीन्स अगर आपकी वेबसाइट जो है वो बॉक्स लेआउट है, तो आप एक कंटेनर भी यूज़ करके उसमें सारी वेबसाइट बना सकते हो। सपोज अगर आप जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक वेबसाइट है, ये बॉक्स लेआउट है, मींस लेफ्ट और राइट साइड पे मार्जिन है और पूरी की पूरी वेबसाइट एक ही लेआउट में। लेकिन अगर आप मेरी वेबसाइट चेक करेंगे, सबसे पहले ये फुल विड्थ है, फर्स्ट रो है, सेकंड है वो बॉक्स में है, थर्ड है, फोर्थ फिर फुल विड्थ है, तो ये जो है फिर बॉक्स में है, फिर फुल विड्थ है। इसलिए हम मल्टीपल कंटेनर्स यूज करेंगे। अगर हमारी बॉक्स लेआउट ऐसी होती, हम एक ही कंटेनर क्लास बनाते, मींस कंटेनर फ्लूइड भी ना यूज करते और इसके अंदर ही सारा कोड लिख के अपनी वेबसाइट बना देते। तो ये आपके डिजाइन पे डिपेंड करता है कि आपको कंटेनर्स मल्टीपल टाइम यूज करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। और सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट रो बनाएंगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप में जो भी है रोज और कॉलम्स में बनता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड ऑफ रो। आप कुछ और भी कमेंट आउट कर सकते हैं, मीन्स जो कि आपको कन्वीनियंट लगे, जिससे कि आप इसको देख सकें आपने कौन सा कोड कहाँ पे लिखा है। और उसके बाद अब हम अपने कॉलम्स बनाएंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लेफ्ट कॉलम होगा और ये राइट पे है, मींस इसका कंटेंट लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बूटस्ट्रैप में एक रो होती है वो 12 कॉलम्स को बना के बनती है, मींस 12 कॉलम्स को मिला के एक रो बनती है। तो उसको बनाने का, कॉलम को लिखने का सिंटेक्स है, हम लिखते हैं div क्लास इक्वल टू COL कॉलम के लिए, उसके बाद हाइफन, उसके बाद SM, ये होता है स्मॉल स्क्रीन्स के लिए। मींस जब तक इसकी लेआउट 768 पिक्सल्स या उससे ज़्यादा रहेगी, तब तक हम कितने कॉलम्स चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉल SM6, और मीन्स यहाँ पे मैं 2 कॉलम्स बना लेता हूँ 6 साइज का। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मीन्स इसके साइजेस कैसे वो करते हैं। तो ऐसे मैं पे 1 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और इसको बॉर्डर दे देता हूँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप फिर भी ग्रिड सिस्टम को ब्रीफली समझना चाहते हैं, तो आप मेरे जो ट्यूटोरियल्स हैं इसको पढ़ सकते हैं, आप उसको ब्रीफली पढ़ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिखा और यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे मैं बॉर्डर दे देता हूँ
1 पिक्सल सॉलिड, और मैं इसको भी बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 कॉलम्स बन गए जिनका साइज था 6 और 6। मीन्स मैंने आपको जैसे पहले बताया था, जो बूटस्ट्रैप में रो होती है वो 12 कॉलम्स को बना के बनती है। सपोज यहाँ पे अगर मैं 3 कर देता हूँ और यहाँ पे 9 कर देता हूँ, 3 + 9 12, मीन्स पहले कॉलम का साइज मैंने 3 रखा, सेकंड का 9। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे पहले का साइज 3 हो गया, इसी तरह इसका साइज 9 हो गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने 2 कॉलम्स बना लिए हैं। तो लेफ्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, अपने जो सोशल आइकन्स हैं उनको लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो आइकन्स मैंने यूज किए हैं, ये आइकन्स हैं, इमेजेस नहीं है। तो इनको इंक्लूड करने के लिए हम फॉन्ट ऑसम आइकन्स को यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है fontawesome.io /icons। तो इसमें आपको हर तरह के आइकन्स मिल जाएंगे। सपोज जैसा कि मैंने फेसबुक का आइकन यूज करना है, तो आप देखेंगे फेसबुक और फेसबुक ऑफिशियल, फेसबुक स्क्वायर, फायरफॉक्स, मीन जो से भी आइकन यूज करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं सिंपल लिखता हूँ लिंक श्रेफ, और हाइपरलिंक रेफरेंस जो होगा वो हम ये देंगे। और फ्रेंड्स इस जो लिंक है, ये लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, जिससे कि आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसको इंक्लूड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको जो आइकन्स को यूज करने का तरीका क्या है। सबसे पहले जैसे हमें चाहिए फेसबुक आइकन, तो फ्रेंड्स इस आइकन को हम यूज करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे अपने कॉलम के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे आई क्लास इक्वल टू एफ ए हाइफन सॉरी एफ ए स्पेस एफ ए हाइफन फेसबुक, मीन्स जो भी आइकन का नाम होगा, जैसे यहाँ पे फेसबुक है या फेसबुक ऑफिशियल या स्क्वायर, जैसा भी आप आइकन यूज करना चाहते हैं आप उसका नाम लिखोगे, और उसके बाद आई टैग को हम क्लोज कर देंगे। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ और रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखेंगे फेसबुक का आइकन आ गया। और फ्रेंड्स अगर आप इन आइकन्स का कलर या साइज चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके बाद कुछ इनलाइन स्टाइलिंग लिखेंगे, उसका मैं फॉन्ट साइज यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो जैसा मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, और कलर मैं वाइट चाहता हूँ तो मैं वाइट का कलर कोड लिखूंगा। मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे वाइट कलर हो गया और फॉन्ट साइज इसका बड़ा हो गया। अब मैं बॉर्डर्स को रिमूव कर देता हूँ, इस वाले बॉर्डर को। तो इसी तरह से हम बाकी के आइकन्स भी यूज करेंगे, और हम इसको एंकर टैग के अंदर ले लेंगे क्योंकि हम इस पे लिंक्स लगाएंगे। अभी मैं लिंक्स लगाता नहीं हूँ, मैं खाली हैश यूज कर लेता हूँ। इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें 4 आइकन्स चाहिए। अब हम आइकन्स के नाम चेंज करेंगे खाली। तो जैसा कि दूसरा ट्विटर है, यूट्यूब है और गूगल प्लस है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ट्विटर, और मैं यहाँ पे सिंपल ट्विटर लिखूंगा, ट्विटर। और उसके बाद मेरे को आइकन चाहिए यूट्यूब, तो आप देखेंगे यूट्यूब, हम सिंपल लिखेंगे यूट्यूब, यूट्यूब सिंपली। और नेक्स्ट हमें चाहिए गूगल प्लस, तो मैं यूज कर लेता हूँ ये वाला गूगल प्लस ऑफिशियल। मीन्स जो भी इस आइकन का नाम है। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस और यूट्यूब, सॉरी स्पेलिंग मेरे से गलत हो गए थे इसके, यूट्यूब। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने आइकन्स इंक्लूड कर लिए हैं। मैं क्या करता हूँ, मीन्स आइकन्स को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मैं यूट्यूब की जगह यूट्यूब प्ले बटन यूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब प्ले। तो मैं सोर्स में जाता हूँ और यूट्यूब की जगह यहाँ पे हाइफन प्ले लिख दूंगा, तो ये मेरा आइकन चेंज हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये आइकन आ जाएगा, और इसी तरह से मैं गूगल प्लस का आइकन भी चेंज कर लेता हूँ, और ये है गूगल प्लस, ये वाला आइकन हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा गूगल हाइफन प्लस, और यहाँ पे मैं लिखा हूँ गूगल प्लस हाइफन ऑफिशियल।
मैंने दूसरा आइकन यूज़ किया था। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तब ये आइकन आ गए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने आइकन्स तो इंक्लूड कर लिए, लेकिन इनकी स्पेसिंग प्रॉपर नहीं है। तो इनकी स्पेसिंग को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने अपनी फाइल बनाई थी mystyle.css, इसमें कुछ एक क्लास लिखेंगे जिसको कि हम यूज़ करेंगे। मीन्स इस तरह से आपको पता लग जाएगा कैसे आप अपनी क्लासेस को भी बूटस्ट्रैप में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं लिख देता हूँ सोशल आइकन्स, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मार्जिन राइट इनको दे देता हूँ 5 पिक्सल्स। और मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को, तो इस क्लास को मैं लिखूंगा ए टैग के साथ, ए क्लास इक्वल टू जो हमने क्लास यहाँ पे बनाई थी सोशल आइकन्स। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको मीन्स यहाँ पे इसको हर आइकन के साथ यूज़ करूंगा, ताकि हर आइकन के बाद उसके राइट साइड पे 5 पिक्सल स्पेस आ जाए। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे प्रॉपर स्पेसिंग आ गई। और इसका मैं साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि आइकन्स थोड़े बड़े लग रहे हैं। तो इसका साइज़ मैं करता हूँ 17 पिक्सल्स। आप चाहे अपने मीन्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका साइज़ रख सकते हैं। तो मैंने इसका साइज़ 17 पिक्सल्स किया। अब मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे ये हमारे 4 आइकन्स बन गए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने लेफ्ट साइड पे आइकन्स लगा लिए। अब हमें चाहिए राइट साइड पे ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने ये आइकन यूज़ किया है यहाँ पे, ये ईमेल के लिए है और ये फ़ोन नंबर के लिए है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा getsbootstrap.com पे। उसके बाद जब आप कंपोनेंट्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप आइकन्स देख सकते हैं जिनको कि हम यूज़ करेंगे। तो आप जो भी आइकन इसमें से यूज़ करना चाहते हैं, हम मीन्स आप उसमें से आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे को ये आइकन यूज करना है एनवेल्प। तो मैं क्या करूंगा, इसको यूज करने का तरीका मींस फॉन्ट ऑसम आइकन से थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यूज करने के लिए हम लिखेंगे स्पैन क्लास इक्वल टू, और यही जो हमने यहाँ से कॉपी किया था एग्जैक्टली, ग्लिफ आइकन स्पेस ग्लिफ आइकन एंड हाइफन एनवेल्प। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ स्पैन। और स्पैन क्लोज करने के बाद मैं लिखता हूँ websofttutorials@gmail.com। तो अभी मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे ये websofttutorials@gmail.com, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ब्लैक कलर में है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ कॉन्टैक्ट इन्फो। मीन्स यही क्लास में बनाऊंगा mystyle.css में। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस क्लास को बना के कलर वाइट कर देता हूँ। अब इसका कलर वाइट हो जाएगा। तो आप देखेंगे websofttutorials@gmail.com। इसी तरह से अब हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए मैं फिर से स्पैन क्लास यूज़ करूँगा। स्पैन क्लास इक्वल टू, अब हमें आइकन यूज़ करना है फ़ोन नंबर का। तो फ़ोन नंबर के आइकन का नाम आई थिंक यहाँ पे है ए फ़ोन। तो आप इसको मीन्स ढूंढ सकते हैं, मैं तो पहले यूज़ कर चुका हूँ तो इसलिए मैंने फाइंड कर लिया इसको। आप इसको ढूंढ सकते हैं जो भी आइकन आप यूज़ करना चाहते हैं। तो इसको कॉपी करेंगे, ग्लिफ आइकन स्पेस ग्लिफ आइकन हाइफन ए फ़ोन। उसके बाद स्पैन को हम क्लोज करते हैं, और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर। और अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे ये फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है ये लेफ्ट साइड पे आ रही है, हम चाहते हैं ये राइट साइड पे आए। तो इसको राइट अलाइन करने के लिए मीन्स ये बूटस्ट्रैप में काफ़ी इजी है। हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने कॉल SM9 लिखा था उसके साथ एक क्लास लिखेंगे टेक्स्ट राइट। जैसे आप टेक्स्ट राइट लिखोगे, आप रिफ्रेश करोगे, तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो राइट साइड पे चली जाएगी। और मैं इस बॉर्डर को डिलीट कर देता हूँ, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे websofttutorials@gmail.com। उसके बाद ये हमारा फ़ोन नंबर आ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी है यहाँ पे। और अगर आप इसका साइज़ भी चेंज करना चाहते हैं, तो जो हमने क्लास बनाई थी यहाँ पे कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर इन्फो, इसमें आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी दे सकते हैं। जैसे मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ 16 पिक्सल्स। मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे ये फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो गया। तो अब हमने ये फ्रंट जो है टॉप की मीन्स जो है नेविगेशन टॉप
बार है बना ली। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे हमने टूल टिप इफेक्ट लगाया है, ये मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं थोड़ी देर में इस वीडियो में यूज़ करूँगा, ताकि सबसे पहले आपको इसका ग्रिड सिस्टम समझ आ जाए कि कैसे लेआउट डिज़ाइन होती है, उसके बाद हम ये चीज़ काफ़ी आसानी से इंक्लूड कर लेंगे। तो अब हमारी इसके बाद आती है नेक्स्ट रो, जिसमें हम लोगो और नेविगेशन बनाएंगे। तो ये जो हमने कंटेनर बनाया था इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि इसकी जो बैकग्राउंड थी वो ऑरेंज थी, अब हमें चाहिए बैकग्राउंड वाइट। तो अब हम अपना सेकंड कंटेनर यूज़ करेंगे। तो अब हमें सेकंड कंटेनर के लिए कंटेनर फ्लूइड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटर में है, मीन जिसको हमने यूज़ करना है। पहले तो हमें एक बैकग्राउंड कलर चाहिए था, जिसके लिए हमने पहले कंटेनर फ्लूइड यूज़ किया। अब हमें उसके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक फिक्स विड्थ ही चाहिए इसमें। तो मैं अपना सेकंड कंटेनर बनाता हूँ इसके नीचे, और यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ लोगो एंड नेविगेशन, ताकि पता लग जाए ये जो मतलब कोड मैं लिख रहा हूँ लोगो और नेविगेशन के लिए। एंड ऑफ लोगो एंड नेविगेशन, और इसके अंदर हम अपना कंटेनर बनाएंगे, और मैं इसको लिख देता हूँ एंड ऑफ कंटेनर। तो हमने अपना कंटेनर बना लिया है, और कंटेनर के अंदर सबसे पहले हम रो बनाते हैं अपनी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड ऑफ रो। और रो बना ली, अब हमने अपने कॉलम्स बनाने हैं। इसमें 2 कॉलम्स बनेंगे, आप देख सकते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होगा, एक राइट साइड पे होगा, जो कि नेविगेशन के लिए। लेफ्ट साइड जो होगा वो लोगो के लिए होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कॉलम्स का साइज क्या रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ div class इक्वल टू col call sm फॉर स्मॉल स्क्रीन, और उसके बाद कॉलम का साइज मैं 5 रख देता हूँ, जो लोगो वाला है। मैं लिखता हूँ एंड ऑफ कॉल 5, और दूसरा कॉलम मैं बना लेता हूँ नेविगेशन के लिए, और इसका साइज मैं 7 दे दूंगा। 5 + 7 12 मीन्स 12 कॉलम्स को बुला के एक रो बनती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये हमारी रो भी कंप्लीट हो जाएगी। कॉल sm 7, और इस div टैग को मैं क्लोज करता हूँ, और मैं लिखता हूँ एंड ऑफ कॉल 7। तो ये हमारा लोगो के लिए कॉलम हो गया, और ये हमारा हो गया नेविगेशन के लिए। तो मेरे डेस्कटॉप पे एक इमेज है मेरे लोगो की, तो मैं इसको कट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक इमेजेस फोल्डर बनाता हूँ, जिसमें इमेजेस को मैं अपने रखूँगा। तो मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको इंक्लूड करता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में। तो इसको इंक्लूड कर लिए सिंपल हम इमेज टैग लिखेंगे, और इमेज सोर्स होगा, ये इमेजेस फोल्डर के अंदर है। तो और इसका नाम है लोगो, और उसकी एक्सटेंशन है png फाइल है ये। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ images logo डॉट png। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे हमने लोगो लगा लिया है अपना। अब राइट साइड पे हम यूज करेंगे नेविगेशन बार, मींस ये वाली नेविगेशन अपनी। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। तो मैं 5 लिस्ट आइटम्स बना लेता हूँ। तो मेरी ये 5 लिस्ट आइटम्स बन गई। सबसे पहले मैं जैसे लिखता हूँ होम, और यहाँ पे हमने लिखा है होम, अबाउट अस, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस। अब मैं ब्राउजर में सबसे पहले जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा, तो हम देखेंगे क्या बनता है। तो आप देखेंगे ये सिंपल एक नेविगेशन बन गई, लेकिन अभी हमने इस पे स्टाइलिंग नहीं की। तो बूटस्ट्रैप में आप उसको काफ़ी इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू मीन जो हमने यूएल टैग यूज़ किया है, इसके साथ हम क्लासेस यूज़ करेंगे कुछ इनबिल्ट बूटस्ट्रैप के, जिससे ये नेविगेशन काफ़ी आसानी से बन जाएगी। तो इसकी क्लासेस का नाम है, हम सबसे पहले लिखेंगे नैव स्पेस नैव बार हाइफन नैव। अब जैसे हमने ये लिखा, अब हम ब्राउजर में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे ये अपने आप एक नेविगेशन बन गया। तो आप देख सकते हैं नेविगेशन बन गया। तो मैं क्या करता हूँ, ये आप देखेंगे ये इससे टॉप मीन्स जो टॉप बार है उसके साथ ये टच कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो हमने कॉल SM7 लिखा है, इसके बाद मैं एक अपनी क्लास बना लेता हूँ माई मेन्यू के नाम की, जिससे कि हम इस मेन्यू पे अपनी स्टाइलिंग कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, माई स्टाइल डॉट CSS पे जाता हूँ, और यहाँ पे यही वाली क्लास लिखूंगा माई मेन्यू। मैं लिखता हूँ माई मेन्यू,
और इसको मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ मार्जिन टॉप 27 पिक्सल्स, और आप इस मार्जिन को अपने डिज़ाइन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे इसमें एक टॉप मार्जिन आ जाएगा। मीन्स हमने क्या किया, हमने एक अपनी क्लास बनाई माई मेन्यू की और उसको मार्जिन टॉप दे दिया। अब फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जो मेन्यू है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, लेकिन ये है जो राइट साइड पे आ रहा है। मीन्स हमें हमारे को राइट साइड को कवर करना है, जो ब्लैंक स्पेस है अच्छी नहीं लग रही, तो हमें मेन्यू को राइट साइड पे अलाइन करना पड़ेगा। तो यह हम काफ़ी इजीली कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक क्लास यूज़ करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग के साथ। हम लिखेंगे पुल हाइफन राइट। इससे क्या होगा, जब आप ब्राउजर में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ये जो मेन्यू है वो राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमने खाली पुल राइट किया और इससे ये राइट साइड पे अलाइन हो गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा मेन्यू तो बन गया, लेकिन अगर हम इसको ये जो हमने रेफरेंस वेबसाइट बनाई थी इसमें देखेंगे हम श्रिंक करते हैं तो बटन पे ये कोलैप्सेबल होता है, लेकिन अगर हम इसको श्रिंक करेंगे तो आप देखेंगे ये मीन्स दिखने में अच्छा नहीं लग रहा और ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, कोलैप्सेबल नहीं बना अभी। तो इसको कोलैप्सेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो अनऑर्डर लिस्ट को हम इसको रैप करेंगे नैव टैग के अंदर। तो मैं लिखता हूँ नैव, इसको रैप कर लेता हूँ इस नैव टैग के अंदर इस अनऑर्डर लिस्ट को, और हम इस नैव को कुछ क्लासेस देंगे। नैव क्लास इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नैव बार स्पेस नैव बार हाइफन डिफॉल्ट। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसको भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं नेविगेशन के बारे में, मैं ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है हाउ टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव मेन्यू इन बूटस्ट्रैप, आप उसको भी पढ़ सकते हैं जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। तो हमने इस पे क्लासेस दो लगाई, नैव बार स्पेस नैव बार डिफॉल्ट। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बैकग्राउंड पे एक बॉर्डर आ गया है। तो मीन्स हमारे को सबसे पहले तो इस बॉर्डर को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हम कुछ अपनी क्लासेस लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं माई स्टाइल डॉट सी एस एस पे जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ माई मेन्यू, और माई मेन्यू के अंदर जो भी मतलब क्लास को हम क्लास के साथ हमने वर्क करना है, तो मैं लिखता हूँ नैव बार डिफॉल्ट। मीन्स अगर आप इसका सोर्स चेक करेंगे, मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे ये नैव बार डिफॉल्ट, ये जो मीन्स बॉर्डर और ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो आ रहा है इस क्लास से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और माई स्टाइल डॉट सी एस एस पे जाके इसको ओवरराइड कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड यहाँ पे नन कर देता हूँ और बॉर्डर भी नन कर देता हूँ। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे बैकग्राउंड से मीन्स बैकग्राउंड और बॉर्डर दोनों हट गए। अब हम एक क्लास यूज करेंगे एक्टिव, जिससे हमें पता लग जाएगा हम कौन से पेज पे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने लिस्ट आइटम्स बनाई है उसके साथ सिंपली एक क्लास ऐड करेंगे एक्टिव। तो मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे ये एक्टिव है, मीन्स ये पेज एक्टिव है। लेकिन हमें ये वाली स्टाइलिंग करनी है, मीन्स जो पेज एक्टिव है उस पे बैकग्राउंड जो है वो ऑरेंज कलर किया है। आप देख रहे हैं अभी इसका बैकग्राउंड जो एक्टिव क्लास का है वो ग्रे कलर का बैकग्राउंड है, लेकिन हमें यूज करना है ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड और वाइट कलर यूज करना है उस पर। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी माई स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ डॉट माई मेन्यू, मीन्स डॉट माई मेन्यू मीन्स माई मेन्यू क्लास के अंदर, और उसके बाद मैं यूज करता हूँ नैव बार नैव, मीन्स नैव बार नैव के अंदर जो भी एक्टिव क्लास हो और उसके अंदर जो ए टैग हो उस पर क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर हम लगाएंगे जो हम बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं कलर कर देता हूँ वाइट। मीन्स इसने क्या किया, इसने चेक किया माई मेन्यू के अंदर जो नैव बार नैव है उसके अंदर जो एक्टिव क्लास है, जैसे कि एक्टिव क्लास है, और उसके अंदर जो एंकर टैग है उसका बैकग्राउंड कलर जो है जैसे होम अबाउट अस है उसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दे, मीन्स ये वाला कलर वाइट, जो फोरग्राउंड कलर है वो वाइट कर दे। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये कलर सेट हो गया। अब हमें इसके होवर पे कलर को सेट करना है। इसका होवर कलर सेट करने के लिए हम जाएंगे अपने माई स्टाइल डॉट सी एस एस में, और मैं इसी तरह से माई मेन्यू को कॉपी कर लेता हूँ और इसके साथ मैं लिखूंगा नैव बार नैव, मीन्स ये जो क्लास हमने यहाँ पे यूज की है नैव बार नैव पे नैव बार नैव, और उसके अंदर जो लिस्ट आइटम्स है और उसके अंदर जो एंकर टैग है मीन्स उसके होवर पे क्या करें,
सेम बैकग्राउंड कलर और सेम कलर यूज़ करें। तो मैं इसको कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ और मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे इस पे होवर कलर आ जाएगा। लेकिन जो एक्टिव क्लास है उस पे होवर कलर मीन्स वो अभी भी ग्रे है। ग्रे कलर को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमा और इसी को कॉपी करके यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ इसके साथ होवर लिख देंगे। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मेरे को कॉलन लिखना है ना कि सेमी कॉलन। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे ये हमारा नेविगेशन तैयार हो गया। मीन्स नेविगेशन तो हमने तैयार कर लिया, लेकिन अभी हमें इसको कोलैप्सेबल बनाना है, जिससे कि मीन्स इसको बटन क्लिक करने पे ही नेविगेशन शो हो। तो फ्रेंड्स, इसको कोलैप्सेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखा है हम इसको एक डिव टैग के अंदर लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ डिव क्लास इक्वल टू, इसको हम क्लासेस देंगे, कोलैप्स मीन्स जो क्लिक करने पे कोलैप्स हो जाए, और उसके बाद स्पेस नैवबार हाइफन कोलैप्स, और मैं इसको एक आईडी दूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे माय नैव बार। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा ये मैंने आईडी क्यों यूज़ की है। और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इस डिव टैग को भी क्लोज कर देता हूँ, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड ऑफ कोलैप्स। अब मैं इसको जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसको हम रैप कर लेते हैं इस डिव टैग के अंदर। अब हमने कोलैप्सेबल आईडी बना ली। अब हमें चाहिए एक बटन, मीन्स जिसके क्लिक करने पे ये नेविगेशन खुले। तो उस बटन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने नैव टैग बनाया था इसके बाद हम एक और डिव टैग बनाएंगे जिसको हम क्लास देंगे, डिव क्लास इक्वल टू नैवबार हाइफन हेडर। मीन्स ये इसका हेडर होगा, और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ एंड ऑफ नैवबार हेडर। और इस हेडर के अंदर हम वो बटन्स बनाएंगे। तो बटन्स को बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, बटन टाइप इक्वल टू बटन, क्लास इक्वल टू नैवबार टॉगल, और उसके बाद हम यूज करेंगे डाटा टॉगल। मीन्स हम किसको टॉगल करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोलैप्स। मीन्स बटन के क्लिक पे हम किसको हाइड और शो करना चाहते हैं, वो होगा ये वाला डिव टैग कोलैप्स। और उसके बाद मैं यूज करूंगा डाटा टारगेट। और ये डाटा टारगेट क्या होगा, डाटा टारगेट के मीन्स आप किस आईडी को टारगेट करना चाहते हैं इस बटन की क्लिक पे। तो मैं हैश यूज करूंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हैश जो है वो रिप्रेजेंट करता है आईडी को। तो मैं इस बटन को क्लोज कर लेता हूँ। अब हमने बटन तो बना लिया, अब हमें चाहिए वो जो आइकन्स होते हैं। अब मैं जैसे इस पे ब्राउजर पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं इसको से करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे बटन तो आ गया, लेकिन अभी हमने इस पे बार्स नहीं बनाई। तो इस पे बार्स बनाने के लिए हम आइकन्स यूज करेंगे। तो मैं लिखता हूँ स्पैन क्लास इक्वल टू आइकन हाइफन बार, और मैं स्पैन को क्लोज कर लेता हूँ। मैं इसको 3 दफ़ा क्लोज करूँ, ओ सॉरी कॉपी करूँगा। मीन्स आप जितनी भी बार चाहते हैं वो उतनी बार इसको कॉपी करेंगे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, स्क्रीन शॉट ही करता हूँ, तो आप देखेंगे अभी हमारा जो है नेविगेशन है वो कोलैप्सेबल बन गया। लेकिन आप फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये जो नेविगेशन है वो सिर्फ राइट साइड पे आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे एक पुल राइट क्लास को यूज़ किया था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पुल राइट क्लास को हटाना पड़ेगा। तो इस पुल राइट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी माई स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल में जाएंगे और यहाँ पे कुछ मीडिया क्वेरीज लिखेंगे। मीन्स एक मीडिया क्वेरी लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मीडिया ब्रैकेट मैक्स विड्थ। मीन्स जब इसकी विड्थ जो है 1200 पिक्सल्स हो, मीन्स 1200 पिक्सल्स या उसके कम हो, उसके बाद क्या करें, जो माई मेन्यू है, जो माई मेन्यू क्लास है और उसके अंदर जो पुल राइट क्लास है जो हमने यहाँ पे यूज की है, उसका फ्लोट जो है नन कर दे। अभी फ्लोट जो है राइट साइड पे है, तो मैं फ्लोट नन इम्पोर्टेंट कर देता हूँ।
अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रीलोड करता हूँ। अब मैं स्क्रीन को छोटा करूँगा तो आप देखेंगे ये फुल विड्थ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा नेविगेशन बन गया, ड्रॉप डाउन नेविगेशन कोलैप्सिबल। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी नेविगेशन बन गई, ये कोलैप्सिबल ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारा बन गया। अब हमें नेक्स्ट चीज़ पे काम करना है, ये है ये स्लाइडर पार्ट पे। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं सिर्फ सिंपल इमेज यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं इसमें स्लाइडर लगाऊंगा ताकि आपको समझना इसको काफ़ी सिंपल हो। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कंटेनर हमने बनाया था, मीन्स जो हेडर हमने ख़त्म किया था, इस हेडर के बाद मैं एक कंटेनर फ्लूइड लूंगा, div class इक्वल टू कंटेनर फ्लूइड, और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड ऑफ कंटेनर फ्लूइड। और इसके अंदर हम सिंपली अपनी इमेज रख देंगे, लेकिन उससे पहले हम रो बनाएंगे ताकि अलाइनमेंट ठीक से वो करे। अब सिंपल हम इस पे इमेज लगा देंगे। तो ये जो इमेज है ये है मेरे इमेजेस फोल्डर के अंदर, और इसका नाम मैंने दिया है स्लाइड वन। तो मैं इसके नेम को कॉपी कर लेता हूँ, इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि ये इमेजेस फोल्डर के अंदर है, स्लाइड वन डॉट, और ये इमेज है, ये इमेज है जेपेग इमेज, जेपीजी इमेज है। तो मैं इसको देता हूँ एक्सटेंशन डॉट जेपीजी। अब मैं ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे इमेज तो लग गई, लेकिन ये इमेज रिस्पॉन्सिव नहीं है। देखें आप बॉटम पे ये पे स्क्रॉल बार आ रही है, मीन्स अभी हमें इस इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाना बूटस्ट्रैप में काफ़ी इजी है। आपको क्या करना है, इमेज के टैग के साथ एक क्लास यूज़ करनी है, img हाइफन रिस्पॉन्सिव। खाली ये क्लास लिखने से ये इमेज रिस्पॉन्सिव बन जाएगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये स्क्रीन के हिसाब से अपने आप ये इमेज एडजस्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमने इमेज इंक्लूड कर ली। तो मैं स्लाइडर के बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा ताकि आप सबसे पहले आपको ये लेआउट समझ लग जाए। तो अब इसके बाद हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। तो जो कि है ये वाला, इसमें कुछ हम अपना कंटेंट लिखेंगे और राइट साइड पे एक इमेज यूज करेंगे। तो अगेन हम एक और कंटेनर यूज करेंगे, मीन्स हम कंटेनर सिंपल यूज कर सकते हैं, कंटेनर फ्लूइड भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे कंटेनर ही यूज कर लेता हूँ, एंड ऑफ कंटेनर। और इसको मैं, ये जो हमने हेडर की बात हमने स्लाइडर बनाया था, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, जिससे हमारे को पता लग जाए ये स्लाइडर एरिया था, एंड ऑफ स्लाइडर एरिया। और ये वाला है हमारा कंटेंट एरिया, मीन्स इसके अंदर हम अपना कंटेंट लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले एक रो बनाएंगे। मैं लिख देता हूँ एंड ऑफ रो। और उसके बाद हम इसमें दो कॉलम्स बनाएंगे। तो कॉलम्स का साइज क्या रखना है वो आप डिसाइड करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये कॉलम थोड़ा बड़ा है इस कॉलम से, तो हम क्या करेंगे, तो मैं लिखता हूँ div क्लास इक्वल टू कॉल sm8, मीन्स मैं इसका साइज 8 दे दूंगा और दूसरे वाले कॉलम का साइज जो है वो 4 दे दूंगा, जिससे ये 12 कॉलम्स पूरे हो जाएंगे और ये पूरी की पूरी रो को ऑक्यूपाई कर लेगा। कॉल sm4। तो हमने दो कॉलम्स बना लिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और 2। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे दो कॉलम्स बन गए 1 और 2। अब हम इस पे कंटेंट लिखेंगे। तो कंटेंट लिखने के लिए सबसे पहले आप मीन जो भी कंटेंट है आपका वो कंटेंट लिख सकते हैं। मैं h1 टैग के अंदर इसको कॉपी कर दूंगा। तो मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे ये हमारा कंटेंट आ गया। इसी तरह से मैं इस कंटेंट को भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और इनको मैं रखता हूँ p टैग्स के अंदर। तो मैं पहले वाले को p टैग के अंदर रख लेता हूँ।
अभी मैं ब्राउज़र में जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये हमारा कंटेंट आ गया। अब हमें राइट साइड पे इमेज लगानी है ये वाली। तो ये जो इमेज हम यूज़ करना चाहते हैं ये मेरे इमेजेस फोल्डर के अंदर है, लैंग्वेजेस नाम की। मीन्स आप कोई और भी इमेज यूज़ कर सकते हैं और ये पीएनजी इमेज है। तो इसको राइट साइड पे यूज़ करने के लिए हम सिंपली इमेज टैग लिखेंगे जैसे हमने पहले किया था। और ये इमेजेस फोल्डर के अंदर है तो मैं लिखता हूँ इमेजेस /languages डॉट png, क्योंकि ये इमेज पीएनजी इमेज है और हम इसको भी रिस्पॉन्सिव बनाएंगे जिससे कि ये इमेज ठीक लगे हर एक रेजोल्यूशन में। तो मैं देता हूँ क्लास img हाइफन रिस्पॉन्सिव। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे राइट साइड पे इमेज लग गई। इमेज तो लगी लेकिन आप देखेंगे स्पेसिंग का डिफरेंस है, यहाँ पे टॉप से थोड़ी इस इमेज पे स्पेसिंग है। तो हम क्या करेंगे, हम इमेज को एक क्लास देंगे और इसको मार्जिन टॉप दे देंगे। जैसे मैं इसको क्लास देता हूँ लैंग्वेजेस और मैं अपनी mystyle.css फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे लैंग्वेजेस लिखूंगा और इसको मार्जिन टॉप दे दूंगा 25 पिक्सल्स। मीन्स आप जितना भी मार्जिन देना चाहते हैं। मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करूंगा। आप देख सकते हैं ये मार्जिन टॉप काम नहीं कर रहा। तो उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे क्लास टैग को 2 बार डिफाइन कर दिया है। तो हमारे को क्या करना है, इसको कट करके इसके बाद ही लगा देंगे डायरेक्ट और इस क्लास टैग को हम मीन्स इसको रिमूव कर देंगे। तो इस पे 2 क्लासेस लग गई, इमेज रिस्पॉन्सिव और लैंग्वेजेस, जो कि इसको टॉप मार्जिन देगा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से टॉप मार्जिन लग गया। तो अगर मैं इसको मार्जिन थोड़ा और देना चाहता हूँ तो मैं इसको 40 पिक्सल्स मार्जिन दे देता हूँ, 40 पिक्सल्स। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये हमने 40 पिक्सल्स टॉप से इसको मार्जिन दे दिया। तो ये मीन्स हमारा ये वाला एरिया भी कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने ये सेक्शन भी बना लिया। इसके बाद अब हम चलते हैं इस और कोर्सेज सेक्शन पे। मीन्स इसको बनाने के लिए हम अपने कोड पे जाएंगे और ये जो हमने ये सेक्शन, मैंने डिलीट कर दिया कुछ कोड आई थिंक। तो ये जो हमने कंटेनर बनाया था मीन्स कंटेंट एरिया के बाद अब हम इसको दे देंगे कोर्सेज एरिया, मीन्स जिसके हमारे को इंडिकेट हो जाएगा कि जो इसके अंदर कोड लिखा है वो हमने कोर्सेज के लिए लिखा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे को कंटेनर फ्लूइड यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे को ये जो है फुल विड्थ चाहिए। कंटेनर फ्लूइड के अंदर हम कंटेनर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं div क्लास इक्वल टू कंटेनर हाइफन फ्लूइड और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एंड ऑफ कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर फ्लूइड को मैं क्लास दूंगा इसके साथ ही अवर कोर्सेज। ये मैं क्लास इसलिए दूंगा अवर अंडरस्कोर कोर्सेज। ये क्लास डिफाइन करने का रीज़न ये है क्योंकि हमारे को इस कंटेनर को एक बैकग्राउंड कलर भी देना है। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए मैं जाता हूँ mystyle.css फाइल में और यहाँ पे यही क्लास लिखता हूँ अवर कोर्सेज जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है। तो अवर कोर्सेज और अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा। मैं इसमें यहाँ पे एक ग्रेडियंट यूज करूंगा। तो उसको यूज करने के लिए मैं लिखता हूँ रेडियल ग्रेडियंट ब्रैकेट्स सर्कल, क्योंकि मेरे को ऐसा कलर चाहिए सर्कल शेप में बैकग्राउंड जो ग्रेडियंट हो। तो उसके लिए मैं कोड लिखूंगा रेडियल हाइफन ग्रेडियंट सर्कल कॉमा सबसे पहले हमारे पहले कलर का कोड। तो मेरा कोड है 009 CDE। मीन्स अगर आपका कोड कुछ और है तो आप ग्रेडियंट का कोड कुछ और यूज़ कर सकते हैं, मीन्स जो जो से कलर आप यूज़ करना चाहते हैं। तो पहला कलर मेरा ये है और सेकंड कलर जो है मेरा 003087। अभी हमने ग्रेडियंट तो बना लिया यहाँ पे और मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो वो हम ब्राउज़र में जाएंगे और चेक करेंगे। आप देख सकते हैं अभी ये वर्क नहीं कर रहा एक्चुअली। इसका रीज़न ये है कि मैंने क्लास का नाम गलत डिफाइन किया है। यहाँ पे अवर कोर्सेज है और यहाँ पे मैंने अवर कोर्स लिख दिया। तो मैं इसको सही कर लेता हूँ और मैं ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारा ग्रेडियंट जो है अप्लाई हो गया। अब हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड तो हमने फुल विड्थ के लिए यूज़ किया, अब हम इसके अंदर कंटेनर यूज़ करेंगे जिससे कि लेफ्ट और राइट मार्जिन सेट हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके एक कंटेनर क्लास बना लेते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ
एंड ऑफ कंटेनर। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ कंटेंट लिखूंगा तो आप देखेंगे ये अपने आप सेंटर में आ जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो हेलो लिखा हुआ है ये सेंटर में, मीन्स अलाइनमेंट इसकी सेट हो गई। तो ये आप देखेंगे ये पूरा टॉप को टच कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस डिव को एक मतलब पैडिंग दे देता हूँ। मैं देता हूँ जैसे पैडिंग 20 पिक्सल टॉप और 25 पिक्सल टॉप बॉटम के लिए और 0 लेफ्ट और राइट के लिए। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर में, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें कि कुछ पैडिंग मिल जाएगी इसको यहाँ पे। अब हमने अपना डिव टैग तो बना लिया, मीन्स कंटेनर तो बना लिया। अब हम उसके अंदर कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट मीन्स ये जो कोर्सेज है इसका कंटेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये हेडिंग ऑफ कोर्सेज। तो इसको लिखने के लिए हम यूज करेंगे h1 टैग या h2 टैग, आप जो भी यूज करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अवर कोर्सेज। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे अवर कोर्सेज, लेकिन ये है मेरे को इसका वाइट कलर चाहिए और मेरे को ये सेंटर में अलाइन चाहिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ बूटस्ट्रैप में आप इसको काफ़ी इजीली कर सकते हैं। आप एक क्लास दीजिए टेक्स्ट सेंटर, इससे क्या होगा जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये सेंटर में अलाइन हो गया, खाली हमने एक क्लास दी टेक्स्ट सेंटर। अब हमें इसका कलर चाहिए वाइट। तो हम क्या करेंगे, अवर कोर्सेज, इसको कॉपी करेंगे। अवर कोर्सेज के अंदर जो h1 टैग है, मींस अवर कोर्सेज के अंदर जो भी h1 टैग है इस डिव के अंदर, उसका कलर हम वाइट कर देंगे। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे अवर कोर्सेज का कलर वाइट हो गया। अब हमें चाहिए 2 रोज और इसमें 4 4 कॉलम्स हैं दोनों रोज में। तो हम 2 रोज बना लेते हैं। फर्स्ट है बूटस्ट्रैप वर्डप्रेस jQuery HTML और सेकंड है CSS PHP वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट और फोटोशॉप की। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 रोज बना लेते हैं h1 टैग के बाद। और मैं लिख देता हूँ एंड ऑफ रो 1 और उसके बाद लिखूंगा डिव क्लास, मेरे को कमेंट आउट से शो हुआ नहीं, डिव क्लास इक्वल टू रो एंड ऑफ रो 2। ये 2 रोज बना ली हमने। अब हम इन रोज में कॉलम्स बनाएंगे। तो आप रेफरेंस वेबसाइट पे देख सकते हैं हमने 4 4 कॉलम्स बनाए हैं। मींस जैसा कि मैंने आपको बताया था जो एक रो है वो 12 कॉलम्स को बना के बनती है। अगर हम 4 कॉलम्स बनाना चाहते हैं तो हमें कॉलम का साइज 3 रखना पड़ेगा। 3 + 3 + 6 + 3 9 + 3 12। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मैं लिखता हूँ div क्लास कॉल sm3, मीन्स हम कॉलम का साइज 3 रखेंगे जिससे कि ये पूरी रो को ऑक्यूपाई कर ले। अगर आप कमेंट आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 4 मीन्स हमने 4 रोज बना ली। और यहाँ पे सबसे पहले हम पहली रो में पहली इमेज इंक्लूड करेंगे। तो इमेज जो है वो मेरे इमेजेस फोल्डर के अंदर है। तो ये है बूटस्ट्रैप और ये एक PNG इमेज है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इमेजेस बूटस्ट्रैप डॉट PNG। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन जो भी इमेजेस इंक्लूड करें आप उसके साथ इमेज रिस्पॉन्सिव क्लास यूज जरूर करें जिससे कि इमेज रिस्पॉन्सिव रहे। अलग अलग मीन्स रेजोल्यूशन में इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ इसी इमेज को, बाद में खाली हम इसका नाम चेंज करेंगे जिससे हमें काफ़ी आसानी होगी। रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे 4 इमेजेस इंक्लूड हो गई। लेकिन ये सेम है बूटस्ट्रैप के बाद अब हम यूज़ करेंगे वर्डप्रेस jQuery और HTML फर्स्ट रो के लिए। तो ये है jQuery इमेज और ये एक JPG फाइल है। तो मैं इसका नेम सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ jQuery.jpg। और थर्ड इमेज थी हमारी सॉरी वर्डप्रेस और HTML। मीन्स मैंने आई थिंक मेरे से ऑर्डर थोड़ा चेंज हो गया इमेजेस का। और मैं वर्डप्रेस इमेज इंक्लूड कर लेता हूँ और ये है एक JPG इमेज है ये भी WordPress.jpg। और नेक्स्ट है HTML5। तो ये है HTML
मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये एक पीएनजी इमेज है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, बूटस्ट्रैप की जगह जी HTML लिख देता हूँ इमेज का नाम। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारे फर्स्ट, जो ये आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट रो बन गई। अब इसी तरह से हम सेकेंड रो बनाएंगे, तो सेकेंड रो को भी हम जस्ट ऐसे कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कोड लिख देते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। div क्लास, इसका भी हम कॉलम साइज 3 रखेंगे, कॉल sm3। ये हमारे 4 कॉलम्स बन गए और इसके अंदर मैं सेम यही इमेज कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद उसका नाम चेंज कर दूंगा मैं। तो हमने चारों इमेजेस इंक्लूड कर ली। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे चारों इमेजेस भी इंक्लूड हो गई। इसमें हमें थोड़ा मार्जिन सेट करना पड़ेगा, पहले हम इमेजेस इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये इमेजेस है CSS, PHP, वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट और फोटोशॉप। तो पहली है CSS की इमेज, तो इस इमेज को मैं, ये पहले JPG में है तो मैं लिखता हूँ css.jpg, और सेकंड इमेज है PHP की। तो यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ ये कौन सी इमेज है, ये JPG इमेज है। तो php.jpg। थर्ड इमेज है वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसके नाम को, और ये भी JPG इमेज है। और लास्ट इमेज है फोटोशॉप की, और ये रही फोटोशॉप इमेज, और ये भी JPG इमेज है। मैं इसका नेम को सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ जो हम डॉक्यूमेंट नया बना रहे, तो आप देखेंगे हमने चारों इमेजेस इंक्लूड कर ली। अब हमें कुछ मार्जिन चाहिए इन दोनों रोज के बीच में, तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड रो को मैं क्लास दे देता हूँ और मैं इसको क्लास का नाम दे देता हूँ टॉप मार्जिन। आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब वो कोर्सेज के अंदर, मीन्स ये है तो अब कोर्सेज के अंदर ही ये जो हमने टॉप मार्जिन दिया है, तो आप देख सकते हैं उसी के अंदर है। अवर कोर्सेज के अंदर जो टॉप मार्जिन क्लास आए, हम उसको मार्जिन टॉप दे देंगे 25 पिक्सल। तो आप देखेंगे 25 पिक्सल्स। अगर आप मार्जिन इसका बढ़ा के मैं कर देता हूँ 35 पिक्सल या 36 पिक्सल्स, तो आप देख सकते हैं ये अब दिखने में ठीक लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने ये सेक्शन बना लिया। अब आपको मैं एक डिफरेंस बताऊंगा इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। जब मैं इसको छोटा करता हूँ स्क्रीन को, तो आप देखेंगे ये दो कॉलम्स में है, मीन्स दो दो इमेजेस एक लाइन पे है। लेकिन उससे उल्टा अगर हम इसको छोटा करेंगे तो आप देखेंगे ये एक ही लाइन में आ रहा है सारा। तो ये मतलब दिखने में तो है तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, लेकिन ये टेक्निकली ठीक नहीं है, क्योंकि आप ग्रिड को कंट्रोल नहीं कर पाए इसमें। तो मैं आपको बताऊंगा ग्रिड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मींस आपको सपोज छोटी स्क्रीन पे 2 या 3 कॉलम्स चाहिए, वो आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे ये दिखने में तो रिस्पॉन्सिव है, कोई स्क्रॉल बार बॉटम पे नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इसमें राइट साइड पे काफ़ी सारी ब्लैंक स्पेस है। तो अब मैं बताता हूँ आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अलग अलग डिस्प्ले डिवाइसेस में। यहाँ पे जैसे कोल SM3 हमने लिखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे COL XS6। मैं अभी पहले ये लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ये मैं सभी के कॉपी कर लेता हूँ COL XS6, और इसी तरह से मैं इसी पे भी कॉपी कर लेता हूँ। अभी मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। अब मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो आप देखेंगे 2 कॉलम्स ही रहेंगे इसमें, और हमें इसकी स्पेसिंग पहले एडजस्ट करनी पड़ेगी। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये किस रेजोल्यूशन पे जाके ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको चेक करने का सबसे बेस्ट वे है, एक वेबसाइट है quicktool.com। यहाँ पे आप जब स्क्रीनलीफाई पे लॉन्च करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट का URL डाल के वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी तो वेबसाइट मेरी जो है, जो डेस्कटॉप पे है, ये चेक नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो मेरा ये डेस्कटॉप पे है, आप देख सकते हैं इसका URL ये है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, या तो आपको इसको लाइव सर्वर पे अपलोड करना पड़ेगा, या आप अपने इसके वैम्प सर्वर में अपलोड करके, जैसे आप देख सकते हैं ये मेरी वेबसाइट वैम्प सर्वर पे है, मैं इसको चेक कर सकता हूँ। मैं चेक कर सकता हूँ ये किस रेजोल्यूशन में जाके मेरे को प्रॉब्लम आती है। तो जैसा देखेंगे 603 पिक्सल्स में जाके ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को
में जैसे हम साइज श्रिंक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे बॉटम मार्जिन है वो 0 हो जाता है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माई स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे और उसमें भी हम मीडिया क्वेरीज लिखेंगे कुछ। मीडिया क्वेरी है, मैं एक एस्टिमेट के हिसाब से आई थिंक मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है 603 पिक्सल्स के बाद, जो कि मैंने चेक किया था स्क्रीनलीफाई वेबसाइट पे। जब आप इसको लाइव सर्वर पे अपलोड करेंगे या आप जब इसको वैम्प सर्वर पे अपलोड करके इसका यूआरएल पेस्ट करेंगे तब आप इसको चेक कर पाएंगे। अगर आपके डेस्कटॉप पे आप इसको चेक नहीं कर सकते। तो मैंने चेक किया था, ये मेरे 603 पिक्सल्स में जाके मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने क्या किया, मीडिया क्वेरी लिख दी, मीडिया मैक्स विड्थ 603 पिक्सल्स में। जब ये 603 पिक्सल्स हो तो मैं क्या करूँ, अवर कोर्सेज के अंदर मैं क्या करूँ, एक यहाँ पे क्लास स्टार इक्वल टू मीन्स जो क्लास स्टार्ट होती है कॉल हाइफन से, उसको मैं मार्जिन बॉटम दे दूँ। इससे क्या होगा, अवर कोर्सेज के अंदर जो क्लास आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो क्लास है कॉल हाइफन से ही स्टार्ट हो रही है, कॉल हाइफन से जो क्लास स्टार्ट होगी उसको हम मार्जिन बॉटम दे रहे हैं 25 पिक्सल्स। अब मैं ब्राउजर में जाके इसको चेक करता हूँ। मैं ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया इसको। अब मैंने इसको छोटा किया स्क्रीन को, मैंने स्क्रीन को छोटा किया, ये चल नहीं रहा। आई थिंक मेरे से कोड में कुछ एरर हो गई है। तो हाँ, यहाँ पे मेरे को डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे, डबल कोट्स के अंदर कॉल हाइफन आएगा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ और स्क्रीन को छोटा करूँगा तो आप देखेंगे मार्जिन बॉटम जो है वो 25 पिक्सल्स एडजस्ट हो गया है। अगर आप इससे ज़्यादा मार्जिन रखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ 36 पिक्सल, तो अगर आप 36 पिक्सल्स करना चाहते हैं, क्योंकि हमने एक रो से दूसरी रो में मार्जिन जो है वो 36 पिक्सल्स रखा था पहले, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे इतना मार्जिन यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने मार्जिन को एडजस्ट कर लिया। मीन्स हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 3 के कॉलम्स बनाए, उसके बाद हमने एक और कॉलम्स की क्लास डिफाइन की, एक्सेस। एक्सेस होती है एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन्स के लिए, जो कि मोबाइल्स के लिए यूज़ की जाती है। मीन्स क्या हो, जब तक को कॉलम का साइज मीन जो 768 पिक्सल्स या उससे बड़ा है वो 3 कॉलम्स में रहे, और उसके बाद जब वो छोटा हो जाए मीन 768 पिक्सल से नीचे आ जाए, वो 6 कॉलम का साइज हो जाए। 6 + 6 मीन्स 2 कॉलम्स हो जाएंगे, ये एक रो बन जाएगी। 6 और 6 फिर दूसरी रो बन जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग डिस्प्ले डिवाइस में हमने इसको कंट्रोल कर लिया। फ्रेंड्स, अगर आप ग्रिड सिस्टम को ब्रीफली पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके, मैंने इस चीज़ को काफ़ी ब्रीफली पढ़ाया हुआ है, जिससे कि आपको अगर कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। हमने अपना अवर कोर्सेज सेक्शन बना लिया। अब हम चलते हैं अवर टीम सेक्शन की तरफ। तो अवर टीम सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले मैं फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, अवर टीम, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, एंड ऑफ अवर टीम। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। तो मीन्स हमारे को खाली कंटेनर क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, कंटेनर फ्लूइड क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ div क्लास इक्वल टू कंटेनर, और मैं लिख देता हूँ एंड ऑफ कंटेनर। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाए हैं हमने। तो सबसे पहले कॉलम बनाने से पहले मैं यहाँ पे h2 टैग लिखता हूँ, यहाँ पे h2 टैग, यहाँ पे लिखता हूँ h2, और यहाँ पे लिखता हूँ आवर टीम। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे आवर टीम, और इसको भी मैं सेंटर अलाइन करने के लिए क्लास देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये सेंटर में आ गया। अब हमारे को चाहिए 3 कॉलम्स यहाँ पे। अगर आपकी टीम में 4 मेंबर्स हैं तो आप 4 कॉलम्स भी बना सकते हैं। मीन्स ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। div क्लास इक्वल टू, हमें 3 कॉलम चाहिए, कॉल sm4। मीन्स हमारे 3 कॉलम्स होंगे जिसका साइज 4 होगा। 4 + 4 8 + 4 12, हमारे 3 कॉलम्स हो गए। तो यहाँ पे फर्स्ट मेंबर की डिटेल आएगी, सेकंड पे सेकंड मेंबर की डिटेल आएगी,
और थर्ड पे थर्ड टीम मेंबर की डिटेल आएगी यहाँ पे। तो मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे 1 2 3 कॉलम्स हमारे बन गए यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक क्लास यूज करता हूँ, बूटस्ट्रैप की इनबिल्ट क्लास है div क्लास इक्वल टू थंबनेल। इससे क्या होगा अगर आपको भी पता लग जाएगा, एंड ऑफ थंबनेल। और यहाँ पे मैं कुछ भी कंटेंट लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं हेलो लिखता हूँ, मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे थंबनेल का बनाने से यहाँ पे एक बॉर्डर सा आ गया जो डिव को हमने मींस क्लास दी थी थंबनेल। और इसी के अंदर अब हम अपना कंटेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं कंटेंट लिखता हूँ, अपनी इमेज इंक्लूड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले मैं अपनी इमेज इंक्लूड करता हूँ, इमेज सोर्स इक्वल टू, तो मेरी इमेज है इमेजेस फोल्डर के अंदर और इसका नाम है माइन और इसकी है जेपीजी इमेज। तो मैं लिखता हूँ images / mine डॉट जेपीजी और इमेज को मैं क्लास दे देता हूँ img responsive और मैं इस इमेज टैग को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारी फर्स्ट इमेज जो है वो इंक्लूड हो गई। अब हमें इसका कंटेंट लिखना है, तो कंटेंट लिखने के लिए यहाँ पे थंबनेल के अंदर एक क्लास यूज की जाती है, div क्लास कैप्शन। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ एंड ऑफ कैप्शन। यहाँ पे हम अपना कंटेंट लिखेंगे और कंटेंट लिखने से पहले सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैं h4 टैग यूज करता हूँ और यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ, ऋषभ कपूर। अभी मैं ब्राउजर में जाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे मेरा नाम आ गया ऋषभ कपूर। मैं इसको h3 टैग में कर लेता हूँ, h4 टैग काफ़ी मतलब लाइट कलर है इसमें। तो ऋषभ कपूर और इसका टेक्स्ट जो मैं सेंटर में कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ क्लास इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये सेंटर में आ गया। और इसके बाद मैं कुछ अपना जो है डमी कंटेंट लिख लेता हूँ यहाँ पे पी टैग के अंदर, और यहाँ मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने कंटेंट भी लिख लिया अपना। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरा कंटेंट आ गया ऋषभ कपूर। और इसके बाद हम दो बटन्स यूज करेंगे यहाँ पे, कॉन्टैक्ट ऋषभ और सेंड ईमेल। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पी टैग के बाद ही हम यूज करेंगे एंकर टैग और हाइपरलिंक रेफरेंस। अभी मैं कुछ भी नहीं देता इसको क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट पेज नहीं बना, हमने नहीं बनाया इसमें। तो क्लास देता हूँ btn स्पेस btn प्राइमरी और मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट ऋषभ। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे btn मीन्स मैंने कॉन्टैक्ट ऋषभ नाम का एक बटन बना लिया। इसी के साथ मैं एक और बटन बना लेता हूँ, एंकर टैग हाइपरलिंक रेफरेंस हैश दे देता हूँ यहाँ पे, क्लास इक्वल टू btn डिफ़ॉल्ट मीन्स ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन आ जाएगा बटन। और यहाँ पे लिखता हूँ सेंड ईमेल। अगर आप इसके साथ आइकन्स यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, आप इसके साथ आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो हमने यहाँ पे बटन्स बना लिए। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ आप इमेजेस के साथ वर्क भी कर सकते हैं। सपोज अगर मैं इमेज के साथ यहाँ पे एक और क्लास देता हूँ img सर्कल, सर्कल। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो इमेज है मेरी वो सर्कल में आ जाएगी। अगर मैं इसको इमेज सर्कल की जगह राउंडेड कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये जो मेरी इमेज है वो राउंडेड शेप में आ जाएगी। मीन्स ये आप पे डिपेंड करता है ये इमेज आप कैसे चाहते हैं। इमेज का साइज मेरा छोटा है तो इसलिए कारण ये काफ़ी लेफ्ट और राइट स्पेस आ रही है। तो अगर आप इमेज थोड़ी बड़ी यूज़ करेंगे, सपोज मिनिमम जिसका रेजोल्यूशन 305 पिक्सल्स विड्थ होगी, तो ये पूरी पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेगी। तो यहाँ पे मैं इमेज राउंडेड की जगह यहाँ पे सर्कल डालने देता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी इमेज आ गई। इसी तरह से मैं दोनों दूसरा कंटेंट भी यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। मैं थंबनेल को कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर, और इसी तरह से थर्ड कॉलम के अंदर भी पूरी थंबनेल के अंदर जो भी कोड था
को मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारे 3 टीम मेंबर्स आ गए। मीन्स आप अपने टीम मेंबर्स के साथ इनका नाम जो है चेंज कर सकते हैं। अब हमारा ये सेक्शन भी बन गया। अब हमारा लास्ट सेक्शन रह गया फुटर पार्ट। तो फुटर पार्ट का सबसे पहले हम कलर चेक कर लेते हैं, हमें कौन सा कलर यूज़ करना है। तो फुटर का बैकग्राउंड कलर जो है वो होगा 333 333। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेनर के बाद यहाँ पे लिखेंगे फुटर, एंड ऑफ फुटर। और फुटर में हम 3 कॉलम्स बनाएंगे तो इसलिए हम उसका साइज 444 रखें। मैं लिखता हूँ div class इक्वल टू फुटर, लिखता हूँ एंड ऑफ फुटर। और यहाँ पे मैं यहाँ पे भूल गया मैं यूज़ करना, कंटेनर फ्लूइड यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारे को फुल विड्थ चाहिए और उसके अंदर कंटेनर यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, फुटर को हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे अपनी स्टाइल शीट में जाके जो हमने खुद बनाई है। तो मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड 333 और मैं पैडिंग दे देता हूँ इसको 20 पिक्सल्स टॉप बॉटम और 0 लेफ्ट राइट साइड पे। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारा फुटर पार्ट आ गया। अब हमारे को इसके अंदर कंटेनर यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि ये लेफ्ट और राइट इसकी अलाइनमेंट ठीक हो जाए। तो मैं लिखता हूँ div क्लास कंटेनर और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड ऑफ कंटेनर। और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ div क्लास इक्वल टू कॉल sm4 क्योंकि हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। यहाँ पे लिखता हूँ एंड ऑफ कॉलम 1। इसी तरह मैं इन कॉलम को कॉपी कर लेता हूँ। ये सेकंड कॉलम हम आ गया जिसका साइज 4 है और थर्ड कॉलम आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑफ कॉलम 2 एंड एंड ऑफ कॉलम 3। तो ये हमारे 3 कॉलम्स बन गए। यहाँ पे हमने 3 कॉलम्स बना लिए। अब हम इस पे कंटेंट लिखेंगे। तो कंटेंट सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना लोगो इंक्लूड कर लेता हूँ। मीन्स आप कुछ और भी कंटेंट लिख सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं इमेज टैग लिखता हूँ और इमेजेस फोल्डर के अंदर मेरा लोगो पड़ा हुआ है। तो ये है लोगो और ये है png फाइल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोगो डॉट png और इसी तरह से मैं इसको क्लास दूंगा इमेज रिस्पॉन्सिव, इमेज रिस्पॉन्सिव। और मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारा लोगो आ गया। इसके बाद हमें ये कंटेंट चाहिए और ये हमें बटन लगाना है। तो सिंपली कंटेंट लिखने के लिए हम p टैग यूज़ करेंगे। तो ये हमारा कंटेंट आ गया और इसके बाद एक और p टैग यूज़ करेंगे जिसमें हम बटन बनाएंगे अपना। तो मैं a टैग बनाता हूँ, हाइपरलिंक रेफरेंस हैश दे देता हूँ, क्लास btn वार्निंग या डेंजर, आप कोई भी, सपोज मैं डेंजर बटन दे देता हूँ यहाँ पे। तो इसका कलर जो है रीड मोर। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ ये जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे थे। तो आप देखेंगे यहाँ पे रीड मोर बटन आ गया। जो कंटेंट है वो हमारा अभी जो है ब्लैक कलर में है। तो हम क्या करेंगे, फुटर के अंदर जो भी p टैग है उसका जो कलर है वो कर दें हम वाइट। मीन्स फुटर जो डिव है इसके अंदर जो भी p टैग आएगा उसका कलर जो है वो वाइट हो जाएगा क्योंकि हमने ये CSS के थ्रू सेट कर दिया। तो आप देखेंगे तो इसी तरह से आप इसको टॉप और बॉटम मार्जिन भी दे सकते हैं। सपोज अगर आप इसको मार्जिन टॉप देना चाहते हैं 10 पिक्सल्स और मार्जिन बॉटम देना चाहते हैं 5 पिक्सल्स, तो आप इसको बड़ी आसानी से ऐसे कर सकते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे टॉप और बॉटम मार्जिन ऐड हो गया और हमने यहाँ पे बटन भी ऐड कर लिया। अब हमें नेक्स्ट चाहिए क्विक लिंक्स। सेकंड कॉलम में जाता हूँ, यहाँ पे h3 टैग लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्विक लिंक्स। और थर्ड कॉलम में जाता हूँ और यहाँ पे इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स।
मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, या कॉन्टैक्ट अस या कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका आई थिंक कलर भी जो है ब्लैक है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फुटर को कलर ही वाइट दे देता हूँ, मीन जिससे फुटर में कोई भी कंटेंट होगा उसका कलर जो है वो वाइट हो जाएगा। तो आप देखेंगे क्विक लिंक्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब हमें यहाँ पे अपनी नेविगेशन को लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे नेविगेशन जो देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 आइटम्स है, तो मैं सिंपल 5 लिस्ट आइटम्स बनाऊंगा सबसे पहले। ULLI, ये मेरी 5 लिस्ट आइटम्स बन गई। मैं सबसे पहले लिखता हूँ अपनी नेविगेशन, जो भी हमारी नेविगेशन बनी हुई है। तो ये है होम, अबाउट अस, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और कॉन्टेक्ट अस। तो मैं लिखता हूँ होम, अबाउट अस, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और कॉन्टेक्ट अस। और मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारी नेविगेशन आ गई यहाँ पे। और इसकी हमारे को कुछ स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, और यहाँ पे हमने एक HTML एंटिटी यूज़ की है, ये जो है साइन है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने का ये तरीका है, इसके लिए हम यूज़ करें %RAQ, और मैं इसके साथ सेमीकोलन यूज़ करूँगा। मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो ऐसे ये साइन आ गया। इसके ऐसे ही हम सभी के साथ इसको कॉपी कर लेते हैं। और अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे जिससे ये प्रॉपर सही कलर में आ जाए। तो उसकी स्टाइलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फुटर। फुटर के अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, क्योंकि ये फुटर के अंदर हमने एक ही अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, तो फुटर के अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है हम क्या करेंगे, फॉन्ट स्टाइल नन, उप्स फॉन्ट स्टाइल नहीं आएगा, लिस्ट स्टाइल, सॉरी, लिस्ट स्टाइल नन। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे वो डॉट्स हट जाएंगे। और मैं इसको मार्जिन 0 और पैडिंग 0। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे मार्जिन और पैडिंग इसकी एडजस्ट हो गई। आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर चेंज करना चाहते हैं तो मैं इसी को कॉपी करूँगा, फुटर ULLIA, मीन्स फुटर के अंदर जो लिस्ट आइटम्स है और लिस्ट आइटम्स के अंदर जो A टैग है उसका कलर सबसे पहले हम वाइट कर देते हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ हम सेट कर देते हैं इसका 15 पिक्सल्स। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे ये हमारे क्विक लिंक्स बन गए। अब हमें लास्ट में चाहिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो ये है एड्रेस, ईमेल और फ़ोन नंबर। तो मैं थर्ड कॉलम में जाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मैंने कौन से टैग्स यूज़ किए थे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम पहले ये वेबसाइट बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने P टैग यूज़ किया हुआ है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस, ईमेल और फ़ोन नंबर। और यहाँ पे एड्रेस जो है मैं मतलब स्ट्रॉन्ग टैग इसको हाईलाइट करूँगा, थोड़ा इसको बोल्ड कर दूंगा, तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर ले लेता हूँ। इस तरह से इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं जैसे अपना एड्रेस लिख दूंगा, अमृतसर सिटी, पंजाब, इंडिया। आप जो भी अपना एड्रेस है वो लिख सकते हैं। ईमेल मैं लिख देता हूँ websofttutorials@gmail.com। और फ़ोन नंबर मैं लिख देता हूँ +91, और उसके बाद एक डमी फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। तो हमारा जो कंटेंट है वो हमने सारा लिख लिया। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आ गई, और स्ट्रॉन्ग टैग हमने यहाँ से हटा दिया था गलती से। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल, फ़ोन नंबर। तो ये हमारा टेम्पलेट तो पूरा हो गया। अब हमारी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं। एक तो है यहाँ पे हमारे को एक
टूल टिप इफेक्ट लगाना है और दूसरा हमारे को यहाँ पे एक इमेज स्लाइडर लगाना है इस इमेज की जगह पे। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, हम इन सोशल आइकन्स पे टूल टिप लगाएंगे जैसा कि मैंने आपको रेफरेंस में बताया था। तो इसको टूल टिप लगाने के लिए सबसे पहले हम अपने कोड पे जाएंगे जहाँ पे हमने ये सोशल आइकन्स लगाए थे। तो मैं टॉप पे जाता हूँ, ये हमने लिखा था उस पर। तो अब हम क्या करेंगे, एंकर टैग के साथ ही हम कुछ एट्रीब्यूट्स लिखेंगे। तो सबसे पहला हम लिखेंगे डाटा टॉगल। मैं किस मीन्स आप किसको टॉगल करना चाहते हैं, तो मैं लिखता हूँ टूल टिप, क्योंकि मुझे टूल टिप को टॉगल करना है, टूल टिप चाहिए। और उसके बाद आएगा डाटा प्लेसमेंट, मीन्स आप डाटा को किस जगह पे प्लेस करना चाहते हो, मीन्स टॉप पे, राइट पे, बॉटम पे। जैसे कि आप रेफरेंस पे देखें ये बॉटम पे आ रही है, क्योंकि हमने इसकी प्लेसमेंट जो है बॉटम किया। आप राइट पे कर सकते हो, लेफ्ट पे कर सकते हो, टॉप पे कर सकते हो। अगर आप टॉप पे करोगे तो ये पेज की स्टार्टिंग है तो सही तरह से विजिबल नहीं होगा, तो हम इसको बॉटम पे कर देते हैं, डाटा प्लेसमेंट इक्वल टू बॉटम। और उसके बाद लास्ट आएगा टाइटल। टाइटल जो शो होगा टूल टिप में, तो मैं जैसे लिखता हूँ फेसबुक, और इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और सबसे पहले मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे jQuery लिख के इसको स्टार्ट कर देता हूँ, मीन्स जिससे कि टूल टिप शुरू हो जाए, मीन्स वर्क करना। स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे हम अपनी jQuery लिखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको jQuery नहीं भी आती, आप इस कोड को कॉपी मीन्स एग्जैक्टली लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये jQuery फंक्शन होता है। उसके बाद फंक्शन ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के हम अंदर हम क्या लिखेंगे, डॉलर साइन, ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर हम सिंगल कोट्स, और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे डाटा डाटा टॉगल इक्वल टू, डबल कोट्स में लिखेंगे टूल टिप, और इसके बाद लिखेंगे डॉट टूल टिप। अब मैं सबसे पहले ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा ये कैसे वर्क करता है। तो आप देखेंगे ये टूल टिप वर्क करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमने खाली अभी फेसबुक पे लगाया। मीन्स हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये जो jQuery फंक्शन होता है उसके बाद हमने डाटा टॉगल टूल टिप एट्रीब्यूट को कॉपी किया स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और जिसको हमने रैप किया था सिंगल कोट्स में, और उसके बाद ब्रैकेट्स के बाद हमने डॉट और टूल टिप फंक्शन लिख दिया, जिससे टूल टिप वर्क करना स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी कोड को कॉपी करेंगे और खाली इसका टाइटल चेंज करते चले जाएंगे, जिससे टूल टिप वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा सभी पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्विटर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूट्यूब, और लास्ट पे हम लिखेंगे गूगल प्लस। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे गूगल प्लस, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, मीन जो भी आप टाइटल में लिखेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे प्लेसमेंट पे बॉटम की जगह राइट कर देता हूँ, तो ये जो टूल टिप है गूगल प्लस का, ये राइट साइड पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं राइट साइड पे आ रहा है, ये बॉटम पे आ रहा है। मीन्स इस तरह से आप इसकी डाटा प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इस इमेज की जगह इमेज स्लाइडर यूज करेंगे। तो इमेज स्लाइडर यूज करने के लिए सबसे पहले तो हम इस इमेज को हटाएंगे और इसकी जगह अब हम स्लाइडर का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ एंड ऑफ रो, ताकि मेरे को पता लग जाए यहाँ पे रो खत्म हो गई है और मेरे को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले स्लाइडर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, div id अपने स्लाइडर को एक आईडी देंगे और इस आईडी को हम आगे यूज करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आईडी हम क्यों बना रहे हैं। तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं नाम देता हूँ माई अंडरस्कोर कैरोजल, आप कोई भी इसको आईडी दे सकते हैं। और इसके बाद सबसे पहले अब हम इस div टैग को क्लोज करते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड ऑफ माई कैरोजल। और अब हम इस जो हमने ये div टैग बनाया है इसको कुछ हम क्लासेस देंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्लास देंगे कैरोजल, ये बूटस्ट्रैप की इनबिल्ट क्लास है कैरोजल बनाने के लिए, मीन स्लाइडर बनाने के लिए। और उसके बाद हम लिखेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास स्लाइड, मीन्स जिससे कि ये स्लाइड करेगा। और इसके बाद हमारे को एक इसका एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा, डाटा राइड, मीन्स आप किसको चलाना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे कैरोजल।
मीन्स सबसे पहले हम ये लिखेंगे, इस अपनी एक स्लाइडर को आईडी देंगे, उसके बाद उस पर क्लास लगाएंगे carousel, और स्लाइड से स्लाइड करेगा, और डाटा राइट मीन्स आप किसको चलाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे carousel। अब हम इसमें इमेजेस इंक्लूड करेंगे, लेकिन इमेजेस हम डायरेक्टली इंक्लूड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम एक और क्लास बनाएंगे carousel हाइफन इनर, और अब इसमें हम इमेजेस इंक्लूड करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड ऑफ carousel इनर। और इमेजेस को इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि हम मल्टीपल इमेजेस इंक्लूड करेंगे, हम हर एक इमेज को एक इमेज आइटम क्लास के अंदर रैप करेंगे। मीन्स हम carousel इनर एक ही बार यूज करेंगे, लेकिन जो आइटम है, जितनी इमेज होंगी उतनी बार उस आइटम क्लास को हम स्पेसिफाई करेंगे। तो मैं लिखता हूँ div क्लास इक्वल टू आइटम, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और मैं लिखता हूँ एंड ऑफ स्लाइड 1। आप कुछ भी लिख सकते हैं कमेंट आउट करते टाइम। अब हम इसमें अपनी इमेज इंक्लूड करेंगे, तो मैं लिखता हूँ इमेज सोर्स, इमेज सोर्स के अंदर हम इमेज इंक्लूड करेंगे जो हमारी इमेज है। तो हमारी इमेज है इसमें स्लाइड 1 के नाम से, और ये एक जेपीजी इमेज है, तो मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इमेजेस / स्लाइड 1 डॉट जेपीजी। अब ये फर्स्ट इमेज हमने इंक्लूड कर ली। अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो अभी कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा इसका क्या रीजन है। तो अब मैं एक और इमेज इंक्लूड कर लेता हूँ, मैं सेम इमेज को इंक्लूड कर लेता हूँ। मीन्स आपकी इमेज डिफरेंट होगी, मैं खाली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं सेम इमेज को इंक्लूड कर लूंगा। मीन्स सेम हम वही क्लास लिखेंगे, div क्लास आइटम, और यहाँ पे आपको दूसरी इमेज का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जिससे सेकंड इमेज इंक्लूड हो जाएगी। अब मैं रिफ्रेश करूंगा लेकिन अभी भी ये वर्क नहीं करेगा। इसका रीजन ये है कि हमने पेज लोड के टाइम किसी भी आइटम को एक्टिवेट नहीं किया। तो मीन्स सपोज अगर आप फर्स्ट सेकंड इमेज या फर्स्ट इमेज जिसको भी पेज लोड पे शो करना चाहते हैं, तो उसके साथ आप क्लास यूज करेंगे एक्टिव। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे ये फर्स्ट वाली इमेज एक्टिव हो गई। तो फ्रेंड्स, देखने में आपको ये लग रहा है कि स्लाइडर नहीं चल रहा है, लेकिन इसकी स्लाइडिंग की टाइमिंग्स ज़्यादा होती हैं, मीन्स जो डिफ़ॉल्ट होती हैं, जिसके कारण ये काफ़ी टाइम लेता है स्लाइड होने में। तो हम इसकी सबसे पहले टाइमिंग चेंज कर लेंगे, जिससे ये जल्दी स्लाइड हो। तो इसकी टाइमिंग चेंज करने के लिए जो सबसे पहले हमने div टैग बनाया था, वहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट लिखेंगे डाटा इंटरवल, यहाँ पे मैं 2000 लिखूंगा। 2000 मीन्स 2 सेकेंड्स। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर में, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे हर 2 सेकेंड के बाद ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। मीन्स इस तरह से आप इसकी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको 5 सेकेंड्स करना है तो आप यहाँ पे 5 कर सकते हैं, जिससे कि ये हर 5 सेकेंड्स के बाद मीन्स स्लाइड चेंज होगी। तो मीन्स अपने स्लाइड बना लिया। अब हम सबसे पहले इस पर कंट्रोल्स बनाएंगे। तो कंट्रोल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मीन्स कंट्रोल जिसको हम इंडिकेटर भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे तो मैं स्लाइडर इंडिकेटर्स लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मीन्स ये जो कोड है स्लाइडर इंडिकेटर्स का है। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ यहाँ पे, और ऑर्डर्ड लिस्ट को मैं क्लास दूंगा carousel इंडिकेटर्स, और यहाँ पे मैं लिस्ट आइटम्स बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ li एट्रीब्यूट डाटा टारगेट, और डाटा टारगेट पे हम लिखेंगे ये जो हमने आईडी दी थी यहाँ पे। तो डाटा टारगेट माय carousel मीन्स ये इंडिकेटर जो है वो इस carousel का है। और उसके बाद हम लिखेंगे डाटा हाइफन स्लाइड हाइफन 2, मीन्स ये इंडिकेटर जो है वो किस मीन स्लाइड को रिप्रेजेंट करे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि प्रोग्रामिंग में जो स्टार्टिंग नंबर होता है वो 0 से होता है, 0 1 2 3। तो मीन्स 0 का मतलब है ये फर्स्ट आइटम। और इसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पे डाटा स्लाइड 0 की जगह यहाँ पे 1 लगा देंगे, और यहाँ पे जो फर्स्ट वन है उसको हम एक्टिव क्लास देंगे, कि मीन जब ये पेज लोड हो तो ये वाला एक्टिव हो। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे इंडिकेटर्स आ गए हैं। यहाँ पे अभी इंडिकेटर्स काम नहीं कर रहे आई थिंक, तो आई थिंक मेरे से कोड में कोई मिस्टेक हुई है। मेरे को यहाँ पे
हैश लगाना है क्योंकि ये एक आईडी है, तो मैं हैश लगाता हूँ डाटा टारगेट के साथ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखेंगे ये इंडिकेटर्स जो हैं ये वर्क कर रहे हैं, मीन्स ये हमने इंडिकेटर्स लगा दिए। अब हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट एरोज लगाएंगे। तो लेफ्ट और राइट एरोज जो है हम लगाएंगे वो जस्ट क्लोजिंग दिस माय carousel टिप टैग, मीन्स जो हमने लगाया था इसके जस्ट पहले हम इसको लगाएंगे। तो उसके लिए हम एंकर टैग यूज करेंगे। तो मैं लिखता हूँ ए क्लास इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको लेफ्ट, पहले वाला लेफ्ट साइड पे होगा तो मैं इसको लिखता हूँ लेफ्ट क्लाउजल हाइफन कंट्रोल, और उसके बाद हाइपरलिंक रेफरेंस देता हूँ मैं जो हमारी आईडी है। तो आईडी क्या है, माय carousel। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, हैश माय carousel, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा स्लाइड, मीन्स ये किस तरफ स्लाइड करे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PREV, मीन्स ये प्रीवियस की तरफ स्लाइड करे, तो मैं यहाँ पे इसको प्रीवियस लिखूंगा। तो और उसके बाद मैं एंकर टैग को क्लोज कर देता हूँ और इसके बीच में हम अपना आइकन लिखेंगे, आइकन बनाएंगे, मीन्स आइकन यूज करेंगे स्पैन क्लास इक्वल टू, ये हम बूटस्ट्रैप के आइकन्स यूज करेंगे इस पे। तो मैं स्पैन क्लास लिखता हूँ ग्लिफ आइकन, फिर स्पेस ग्लिफ आइकन हाइफन शेवरॉन हाइफन लेफ्ट। अभी मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड का आइकन आ गया। अब हम राइट साइड का आइकन इसी तरह से लगाएंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मोस्टली सेम ही होगा, और यहाँ पे हम डाटा स्लाइड प्रीवियस की जगह नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट कर देंगे। तो अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे हाँ मेरे को यहाँ पे भी राइट क्लास यूज करनी है, ए क्लास राइट। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखेंगे ये लेफ्ट आइकन आ गया और ये राइट आइकन आ गया। इस तरह से हम स्लाइडर इंक्लूड कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में। तो फ्रेंड्स ये हमने अपनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट तैयार कर ली है बूटस्ट्रैप में, जिसमें हमने स्लाइडर इंक्लूड किया है, टूल टिप यूज किया है। फ्रेंड आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, जैसे कि आप इसमें अकॉर्डियन कैसे यूज कर सकते हैं, या और मीन्स अगर आप इसमें जानना चाहते हैं जैसे आप इसमें पॉप ओवर्स कैसे लगा सकते हैं, टूल टिप्स या टैब्स कैसे यूज कर सकते हैं, अलर्ट प्रोग्रेस बार कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके इसको पढ़ सकते हैं और आप इसको इस डॉक्यूमेंट में काफी इजीली इंक्लूड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ लग गया होगा कि बूटस्ट्रैप में आप कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस के बारे में रीसेंट अपडेट्स मिलती रहें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।